हेलो स्टूडेंट्स, अब आज हम लोग देखेंगे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पोजीशन ऑफ फ्रिंज। यही 5 नंबर में आता है, 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम लोग देखेंगे पोजीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी का इंतजार था आपको, यही आता है पोजीशन एंड विड्थ ऑफ फ्रिंजेस in YDSE, पोजीशन एंड विड्थ ऑफ फ्रिंजेस इन YDSE। अब यहां पे सबसे पहले डायग्राम को देखिए। लास्ट क्लास में बता चुके हैं डायग्राम कि भाई ऐसे दो स्लिट होगा S1 और S2, दो स्लिट होगा और यहां पे स्क्रीन होगा, यहां पे स्क्रीन होगा और यहां पे सेंट्रल लाइन होगा, सेंटर ऑफ द स्क्रीन O होगा और प्लेन ऑफ स्लिट और डिस्टेंस और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस D होगा। डिस्टेंस बिटवीन प्लेन ऑफ स्लिट एंड स्क्रीन, स्लिट आपका हो गया S1 एंड S2 और सेंट्रल लाइन पे एक सोर्स अभी फिलहाल रख दिया गया, पेरेंट सोर्स, याद आ रहा है। चलिए इसको भी डॉट 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 आगे बढ़ा दीजिए, इसको भी डॉट 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 आगे बढ़ा दीजिए। अब P पॉइंट है स्क्रीन पे, लेटेस्ट सपोज सेंटर जो कि ओरिजिन है, सेंटर से Y डिस्टेंस पे। अब सब बच्चा जानता है कि P जो है वो ब्राइट भी हो सकता है और डार्क भी हो सकता है। उसका कंडीशन हम लोग लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं कि ब्राइट के लिए मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए क्या कंडीशन है और मिनिमम इंटेंसिटी के लिए क्या कंडीशन है, इस पे हो चुका है चर्चा। चलिए ये तो हम लोग का हो गया। अब यहां से लाइट एक्चुअली जाएगा और S1 से P तक जाएगा और फिर S2 से P तक जाएगा, ठीक है। ऐसे लाइट जाएगा S1 से P तक और S2 से P तक। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल चीजें पहले ध्यान से देखिएगा। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है और इसका नाम दे दिया गया है N, S2N, ठीक है। एक परपेंडिकुलर S1 से ड्रॉप किया गया है, ध्यान से इसको देख लीजिए। और इस एंगल को थीटा है, तो अभी हम सब समझाएंगे कि ये भी एंगल थीटा होगा। इस डायग्राम को अच्छा से पहले देख लीजिए। और सब जानता है कि S1 S2 के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो स्मॉल d होगा, ये सब बता चुके थे। स्मॉल d और कैपिटल D क्या है। तो पहले आप इस नीट एंड डायग्राम को नीट एंड क्लियर एकदम बना लीजिए कॉपी पे, तब तक हम नोट्स लिखते हैं। तो क्या बोल रहा है भाई कि फिगर शोज टू स्लिट्स S1 एंड S2 illuminated by a monochromatic source of light S। तो फिगर shows two slits S1 and S2 illuminated by a monochromatic source of light S, ठीक है। Let a point P on screen at a distance y from सेंटर O, जो कि दिख रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग मानते हैं इन YDSE यहां पर कि जो कैपिटल D है, ऑल्सो जो कैपिटल D है वो बहुत बहुत बड़ा है स्मॉल d से। लास्ट क्लास में बताए थे कैपिटल D अबाउट 1 मीटर, मतलब कि 1000 मिलीमीटर, और ये 1 मिलीमीटर के अबाउट लिया जाता है। तो कॉमन सेंस है कि कैपिटल D बहुत बड़ा हो गया स्मॉल d से। एंड ये जो पॉइंट P है, पॉइंट P इज वेरी क्लोज टू O, वेरी क्लोज टू सेंटर O। तो ये जो P है ना वो भी बहुत नजदीक है O के। जो अभी बताएंगे जो फ्रिंज बनता है, जो पैटर्न बताए थे ब्राइट डार्क, वो सब बहुत पतला पतला बनता है, सब मिलीमीटर में होता है। 10 to the power -3, 10 to the power -4 ऐसे होता है। तो ये डायग्राम तो ऐसे ही बनाना है आपको, लेकिन सब जानता है कि एक्चुअली हम बताए थे कि S1 और S2 के बीच का दूरी 1 मिलीमीटर है, मतलब लगभग दोनों एक ही पॉइंट है। ये तो फिगर ऐसे बनाया जाता है। यहाँ तो लग रहा है कि बाप रे S1 S2 कितना दूरी पे, लेकिन रियल लाइफ में सब जानता है कि S1 S2 बहुत एक ही लगभग पॉइंट है, 1 मिलीमीटर। सोचिए कितना कम होगा, ठीक है। तो चलिए पाथ डिफरेंस निकालते हैं। द पाथ डिफरेंस, यही समझना है, पाथ डिफरेंस ही समझना है। द पाथ डिफरेंस एट पॉइंट P
एट पॉइंट पी इज, देखिए पाथ डिफरेंस अभी बताएंगे, डेल्टा एक्स सबको पता है, एस टू पी माइनस एस वन पी, पाथ डिफरेंस एस टू पी माइनस एस वन पी। तो अभी बताएंगे ये एस टू पी माइनस एस टू पी एक्चुअली एस टू एन हो जाएगा, और एस टू एन अभी मैं बताऊंगा तुम लोग को कि डी साइन थीटा हो जाएगा, और स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा टेन थीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहां से हम लोग का जो, यहां से जो हम लोग का पाथ डिफरेंस है, ध्यान देना, डी टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो वाई बाई डी, अभी समझाते हैं, रुक जाओ, वाई बाई डी, यही मेन स्टेप समझना है। एक बार ये समझ गए तो फिर तुरंत तुम्हारा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। आओ देखो यहां पे समझो, देखो एक्चुअली S1 और S2 दोनों, पहले ये ऐसे हम कर लिए, S1 को इधर से रीड्रॉ कर रहे हैं और S2 को, अब S1 से भी लाइट निकला और S2 से भी लाइट निकला, ये ऑलमोस्ट पैरेलल लाइट है, ऑलमोस्ट पैरेलल लाइट है। अब ये अप्रोक्सीमेशन है, ध्यान से सुनना और इजी है समझना। क्यों भाई? क्योंकि S1 और S2 के बीच का जो डिस्टेंस है 1 मिलीमीटर है, मतलब लगभग, अगर फिगर तो ऐसे बना दिया गया, लेकिन प्रैक्टिकली अगर तुम सोचोगे तो S1 S2 1 मिलीमीटर, मतलब कि जहां S1 है लगभग वहीं पे S2 है, जहां पे S1 है लगभग वहीं पे S2 है। तो जो लाइट निकल रहा होगा और जो और O के बहुत नजदीक है P, प्रैक्टिकल जीवन में, प्रैक्टिकली अगर एक्सपेरिमेंट में देखा जाए तो P बहुत क्लोज होता है उससे, एकदम पतला पतला फ्रिंज बनता है, पतला पतला सेंटर के ऊपर और 4-5 ऊपर 4-5 नीचे फ्रिंज बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तो एकदम लगभग ऐसे गया एकदम, तो लगभग S1 S2 प्रैक्टिकल में एक ही जगह है, तो ये डिस्टेंस बहुत कम होता है जो D है, छोटा D है। तो ऑलमोस्ट ये लगता है कि प्रैक्टिकली देखोगे तो पैरेलल लाइन से जो P पे मिल रहा है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, तो यहाँ पे तो
तुमको ट्रायंगल लग रहा है, लेकिन वैसा है नहीं प्रैक्टिकली। डायग्राम ऐसा ही बनाना है, बुक में भी यही है, लेकिन प्रैक्टिकली सोचो क्या है। तो अब सोचो, यहां से तुम परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और इसी का नाम एन दिए थे। अब सोचो यहां पे अगर तुम पी पे मान लो कि दोनों मिला, तो ये एक तरह का रेक्टेंगल लग रहा है, ये रेक्टेंगल, तो जो ये है वही ये है, यही पी पे मिल गया। तो यार डिफरेंस तो यही ना दिख रहा है, S2P माइनस S1P, तो S2N ही डिफरेंस दिख रहा है अगर प्रैक्टिकली सोचे तो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करके। अब सोचो ये अगर थीटा है, अब ये 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो फिर ये थीटा, ये तो बहुत बार किए हो तुम, ये थीटा हो गया तो ये भी थीटा हो गया, और एक्चुअली ये भी थीटा हो गया, और एक्चुअली जान तो सब थीटा हो गया। यहां से अगर सेंट्रल लाइन एक और मिला लेना ऐसे, डॉट 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 डॉट, एक्चुअली ये भी थीटा होगा, क्योंकि सब यहां से भी ले जाओगे तो एकदम ऑलमोस्ट पैरेलल ही आएगा, ठीक है ना, मतलब एकदम बीचों बीच ले जाएंगे तो पैरेलल ही आएगा, सब थीटा करस्पॉन्डिंग एंगल से अप्रोक्सीमेटन। अब अप्रोक्सीमेटली, अब चलो ये भी थीटा हो गया। अब ये डिस्टेंस क्या बोले, डी। अब सारा बच्चा जानता है साइन थीटा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर तो S2N बाई 90 के सामने हाइपोटेनस D, तो यहां से हम लोग का S2N बराबर क्या चाहिए आ गया, D साइन थीटा। और जैसा कि बताया ये जो अप्रोक्सीमेशन है कि D वेरी वेरी ग्रेटर एंड D और पॉइंट P वेरी क्लोज टू, तो कॉमन थे थीटा और एंगल थीटा इन्वॉल्व आर स्मॉल, और जब थीटा छोटा होता है तो क्या बताए थे, साइन थीटा होता है tan थीटा के। अब इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में ये वाला में, ये सेंट्रल लाइन से जो ये ऐसे जा रहा है, ये ट्रायंगल में देखो tan थीटा इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर है y और बेस है d, तो वही y बाई d हो गया tan थीटा। अब यही पाथ डिफरेंस आ गया dy बाई कैपिटल D, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको भी बनाना, बाजू में इसको बनाना, इसको, ठीक है। अब देखो क्या है पहला केस, पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमम या nth ब्राइट फ्रिंज भी लिख सकते हैं, मैक्सिमम बोलो या मैक्सिमा बोलो, या सीधे लिख देते हैं nth ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज। अब देखो पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, अब चलो क्या कंडीशन था भाई ब्राइट फ्रिंज के लिए, पाथ डिफरेंस का n लैम्डा, लास्ट क्लास का देखो वीडियो, जहां जहां यहां से भी वेव आया यहां से भी वेव आया, डिफरेंस किए थे, तो अगर आया 0 लैम्डा, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, अगर पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ हुआ, ठीक है ना, और वेवलेंथ क्या बताए थे 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, विबग्योर बताए थे ना, अलग अलग रेट का कितना 700 नैनोमीटर अबाउट, समझ में आ रहा होगा। तो वैसा ही लेते, तो वेवलेंथ ऑफ लाइट दिया रहता है, कौन सा कलर का लाइट यूज कर रहे हैं आप एक्सपेरिमेंट में, किस मोनोक्रोमेटिक लाइट को यूज कर रहे हैं, किस मोनोक्रोमेटिक लाइट को यूज कर रहे हैं, उसका लैम्डा क्या है। तो अगर पाथ डिफरेंस 0 लैम्डा, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा आया, तो वहां पे ब्राइट फ्रिंज बनता है, और ई हम लोग का लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे और ये आज पढ़े हैं, तो ये हम लोग ज्योमेट्री से, तो इसको रख दो dy बाई कैपिटल D n लैम्डा, तो यहां से y बराबर हम लोग आ गया n लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d, अंत में यहां पे हम n लगा दे रहे हैं nth के लिए, हो गया। जहां पे सारा बच्चा समझ गया n क्या है, तो बताए थे ब्राइट के लिए 0 1 2 3 4। अभी क्या आया तुम समझा, अगर हम तुमको बोलेंगे बच्चा कि ये स्क्रीन है, ये सेंटर है, स्क्रीन का सेंटर, अब बोलेंगे फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज, पांचवा ब्राइट फ्रिंज सेंटर से कितना दूरी पे है भाई f, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे n के जगह 5 रखिए, तो यहाँ पे भी 5, लैम्डा कैपिटल D स्मॉल d दिया रहेगा, सॉल्व करके डिस्टेंस पता चल जाएगा कि सेंटर से पांचवा ब्राइट फ्रिंज कितना दूरी पे है। कोई बोलेगा तीसरा ब्राइट फ्रिंज कितना दूरी पे है 3, कि भाई तीसरा ब्राइट फ्रिंज ओरिजिन से कितना दूरी पे है, तो n के जगह 3 रख दो 3, तो यही हो गया पोजीशन। पोजीशन मैंने समझ में आ रहा है कि जो ब्राइट फ्रिंज बना था B1, B2, B3, B4, ये O से कितना डिस्टेंस पे, उसके लिए हम लोग को फॉर्मूला आ गया। अब कोई पूछेगा न्यूमेरिकल में कि 8th ब्राइट फ्रिंज, तो 8 रख देना n के जगह पे, 0 0 सेंटर पे सब जानता है कि ब्राइट ही होता है, तो अगर 0 रखोगे तो 0, तो सेंटर पे मैक्सिमम ही होता है, सेंट्रल मैक्सिमम बोलते हैं उसको, सेंट्रल मैक्सिमम, क्योंकि सेंटर पे मैक्सिमम होता है, क्योंकि पाथ डिफरेंस सेंटर पे 0 होता है, इवन इंटीग्रल, ठीक है ना, मल्टीपल ऑफ फाई जो पाई बताए थे। तो चलो ई तो हो गया। उसी प्रकार देखो कितना इजी है, अगर कोई बोले पोजीशन ऑफ nth
डार्क फ्रिंज। तो यहाँ पे हम लोग का पार्ट डिफरेंस लास्ट क्लास में देखो n माइनस हाफ बताए थे लैम्डा। अब आज क्या पढ़ा है डेल्टा एक्स, तो y कैपिटल डी वाई स्मॉल डी n माइनस हाफ लैम्डा। तो यहाँ से हम लोग का y आ गया n माइनस हाफ लैम्डा कैपिटल डी वाई स्मॉल डी। तो लैम्डा कैपिटल डी वाई स्मॉल डी कॉमन है, यहाँ n था, यहाँ n माइनस हाफ है, बस ऊपर n था नीचे n माइनस हाफ है। अब अंत में तुम लोग समझ गए यहाँ पे एक n लगा देंगे। अगर फर्स्ट डार्क का पूछेगा तो 1 रखेंगे, अगर सेकेंड डार्क का पूछेगा तो 2 रखेंगे। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया जहां पे सब जानता है कि डार्क 1 से स्टार्ट होता है, तो ये हो गया। अब पूछेगा थर्ड डार्क का तो यहाँ 3 रखेंगे। तो यही फॉर्मूला याद रखना जो माइनस वाला हम बता रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका nth ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन, ये हो गया nth डार्क फ्रिंज का पोजीशन। अब जो पट्टी बना फ्रिंज विड्थ क्या होता है, जो पट्टी बना उसका विड्थ क्या होता है, तो इसको समझेंगे। पहले देखो बहुत इजी है, डायग्राम को ठीक से समझो, थोड़ा सा कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेशन है, इस यंग अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं। ये जो हमने किया ना इसको बोलते हैं यंग अप्रोक्सीमेशन। ये यंग जो थॉमस यंग था वही अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट किया था, तो इसी को बोलते हैं यंग अप्रोक्सीमेशन। और उसके बाद लास्ट क्लास और आज का क्लास को मिला दिए तो पोजीशन मिलते चल गया। अब पोजीशन हो गया, अब हम लोग क्या देखेंगे, विड्थ। तो पहले इधर का नोट करो वीडियो पॉज करके। चलिए अब हम लोग का विड्थ, फ्रिंज विड्थ क्या होता है भाई। फ्रिंज विड्थ थर्ड, जब तीनों करोगे तभी तुमको फिर 5 में 5 मिलेगा। देखिए तो पोजीशन ऑफ nth हो गया, पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज हो गया। अब फ्रिंज विड्थ क्या होता है देखो, तीसरा फ्रिंज विड्थ, इसको बीटा से डिनोट करते हैं, बीटा। फ्रिंज विड्थ बीटा, देखो क्या होता है फ्रिंज विड्थ, इट इज डिस्टेंस या सेपरेशन, इट इज डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive bright or dark fringes, two consecutive bright और dark fringes। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो स्क्रीन को सामने से देखा है, ऐसा ही समझो, और सब जानता है कि सेंटर में मान लो रेड कलर यूज कर रहे हैं, तो बीच में रेड का इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगा, फिर इंटेंसिटी कम होते 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 डार्क के रीजन में आएगा। तो ये हो गया आपका ब्राइट, फिर यहाँ पे डार्क होगा, फिर आपका ब्राइट होगा, तो ये आपका ब्राइट, फिर ये आपका ब्राइट। अब देखिए ऐसे ही चलते जाएगा। तो बात को यहाँ पे समझो, जैसे कि यहाँ पे मान लो ये तो हो गया डार्क, डार्क इसको तुम ब्लैक से अपना पेंट कर लो, और फिर ये हो गया तुम्हारा ब्राइट, ऊपर नीचे दोनों तरफ B1 ब्राइट। अब फिर तुम्हारा हो गया बोलो क्या डार्क, तो D2, ठीक है, और फिर से इधर हो गया तुम्हारा ब्राइट, ऐसे चलते जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हारा B2 B2। अब देखो दो कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट, अब जैसे ये वाला ब्राइट और ये वाला ब्राइट के बीच का सेपरेशन देखो, इसको बीटा बोलते हैं। या दो कॉन्सिक्यूटिव डार्क, तो ये डार्क का सेंटर देखो और इस डार्क का सेंटर देखो, इसको बीटा बोलते हैं। और डार्क का लो चाहे ब्राइट का लो बराबर ही आता है, प्रूफ कर देंगे। तो बात को समझो, कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट लो या दो कॉन्सिक्यूटिव डार्क लो, दो कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट लो या दो कॉन्सिक्यूटिव डार्क लो, इसके बीच का जो सेपरेशन, जो डिस्टेंस आता है उसी को बोलते हैं फ्रिंज विड्थ, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस। अब फॉर nth ब्राइट फ्रिंज, nth ब्राइट फ्रिंज, चलो अब एक बात बताओ तुम लोग, अब ऐसे सोचो तो जरा, जैसे कि मान लो इस सेंटर ऑफ द स्क्रीन है और हमको nth ब्राइट है, और ई एक ऊपर ले लेते हैं n+1 ब्राइट, जैसे कि नहीं समझे, जैसे ई ले लिए मान लो थर्ड ब्राइट, तो ई फोर्थ हो गया,
3 + 1 4, तो 2 कॉन्सिक्यूटिव कोई भी लो, एक दूसरा लो तो फिर तीसरा लो ब्राइट फ्रिंज, 5वां लो तो फिर 6ठा लो। अब हमको अगर सेंटर से इसका दूरी हम पता कर सकते हैं nth का इस फॉर्मूला से, और फिर हम इसका भी दूरी सेंटर से पता कर सकते हैं इस फॉर्मूला से yn+1। अगर दोनों को सेंटर से, क्योंकि हम लोग को भाई दूरी कहां से मिलता है, सब सेंटर से, सेंटर ऑफ द स्क्रीन से पता चलता है नहीं सब दूरी, तो सेंटर से ई पता चल जाएगा, सेंटर से ई पता चल जाएगा, दोनों को घटा देंगे तो ये नहीं पता चल जाएगा बीटा, समझ गए होगे। तो यहाँ पे बीटा क्या हो गया, अगर n+1 का पोजीशन पता चल जाए सेंटर से और n का पता चल जाए, दोनों को घटा देंगे तो बीटा पता चल जाएगा। वेरी इजी मैथ। तो चलो यहाँ पहले n+1, तो यहाँ n रखेंगे तो यहाँ n, यहाँ 1 तो यहाँ 1, यहाँ 2 तो यहाँ 2, यहाँ n+1 तो यहाँ n+1, तो यहाँ n+1 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी माइनस n का, अब यहाँ n तो यहाँ n, तो n लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तुम देख लेना ध्यान से, ये n वाला पूरा टर्म कट रहा है, ब्रैकेट तोड़ो, बच जाएगा तुमको लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, n वाला टर्म ब्रैकेट तोड़ो, देखो कट गया, करके दिखाते हैं, देखो ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये हो गया प्लस लैम्डा कैपिटल डी बाई, और ये हो गया, लो तुम लोग के लिए मैंने कर भी दिया। अब ये वाला तो पूरा कट गया, यहाँ से हम लोग का बीटा क्या चीज आ गया, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इंडिपेंडेंट आया, इंडिपेंडेंट ऑफ n, n पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ ये लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी हो गया, ये हो गया खत्म, इतना ही करना एग्जाम में। कोई बच्चा पूछेगा कि सर यहाँ पे हम लोग डार्क का नहीं लगा सकते थे, लगा के देख लेना, सेम आंसर आएगा। तुम यहाँ n+1 यहाँ रखोगे, यहाँ n+1 रखोगे, तो यहाँ पे भी n+1 रखना, फिर इसको पुट कर देना यहाँ पे, फिर यहाँ n रखोगे तो यहाँ n, तो यहाँ n, फिर वही चीज, फिर उसको काट के कैलकुलेट करना डार्क के लिए, फॉर n डार्क फ्रिंज करना, तो समझ में आ रहा है। तो यहाँ nth लिखने का जरूरत नहीं है, फॉर ब्राइट फ्रिंजेस लिखने का जरूरत है, n लिखने का जरूरत नहीं है, देखिएगा फॉर बस ब्राइट फ्रिंजेस, ब्राइट फ्रिंजेस के लिए किए हैं। यही अगर डार्क फ्रिंजेस के लिए भी करते हैं तो कैलकुलेशन करके तुम देख लेना, डार्क का फॉर्मूला यूज करना, तुम्हारा यही आंसर आएगा। मतलब कि 2 कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट का निकालो या डार्क का निकालो, जो फ्रिंज विड्थ है लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी ही आता है। अब सोचो यही तुमको करना, यही इसी चीज को करने के लिए तुमको 5 मार्क्स मिलेगा, ये तुमको करने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ये चीज हम समझाने के लिए किए, तुमको बस ये करना है, ये डायग्राम तो समझाने के लिए किए बताए थे, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पोजीशन एंड विड्थ ऑफ फ्रिंजेस इन YDSE, 5 मार्क्स। कभी कभी पूछता है उसके साथ डिफाइन कोहेरेंट सोर्स, तो लास्ट क्लास में बताए थे ना कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, फिर ये 5 नंबर में इसको भी दे देता है, 2-3 चीज पूछ लेता है, ठीक है, नोट करो। चलो वीडियो पॉज करो, नोट करो। देखिए अब एक चीज है न्यूमेरिकल के लिए, डेरिवेशन खत्म हो गया। अब इन न्यूमेरिकल के लिए पूछता है एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन एंड विड्थ ऑफ फ्रिंजेस इन YDSE। देखो अभी जो हम लोग कैलकुलेट किए ना पीछे, वो लीनियर था, लीनियर पोजीशन सीधा सीधी। अब एंगुलर पोजीशन और एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होता है, तो आओ इसको भी देखते हैं। पहले एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होता है भाई, तो सबसे पहले एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन ऑफ, ध्यान दो, nth, पहला nth ब्राइट फ्रिंज, nth ब्राइट फ्रिंज का एंगुलर पोजीशन, इसको अब थीटा n से डिनोट करते हैं, थीटा n। अब देखो होता क्या है एंगुलर पोजीशन, लीनियर पोजीशन अभी पढ़ चुके हम लोग, अब एंगुलर पोजीशन क्या होता है। देखो ये सेंट्रल लाइन था,
ये सेंटर था। अब मान लेते हैं यहाँ पे कोई nth ब्राइट फ्रिंज है, nth ब्राइट फ्रिंज है, ठीक है। अब लीनियर पोजीशन तुमको बता चुके कि ये y निकालने आता है तुमको। क्या आया था फॉर्मूला, n लैम्डा, ठीक है ना, n लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, वो तो याद है तुमको, n लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो ये हम लोग लीनियर पोजीशन निकालना जानते हैं, n लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, और ये हम लोग का डिस्टेंस d है। सब जानता है कि जो ये पॉइंट है ये सब बहुत क्लोज है O के, और ये तो S1 S2 तो सबको मालूम है कि बहुत बहुत क्लोज है, 1 मिलीमीटर। तो बुक में हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, कॉपी में ऐसे ही बनाते हैं। अब देखो क्या है, सेंट्रल लाइन से यहाँ से जो एंगल घूमा, ये देखो ऐसे जैसे 0 डिग्री, फिर ऐसे 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 घूमते 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 घूमते, तो कहीं ना कहीं पहले B1 आएगा, फिर B2, फिर डॉट 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 Bn। तो एंगुलर पोजीशन बोल रहे हैं बढ़ते जाएगा, कहीं ना कहीं यहाँ B1 का एंगुलर पोजीशन, फिर B2 का डॉट 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 Bn का, तो यहाँ से B1 का, B2 का डॉट 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 Bn का। तो ये जो एंगल बढ़ते जा रहा है इसी को बोलते हैं एंगुलर पोजीशन। अब सारा बच्चा जान रहा है एंगुलर पोजीशन थीटा, तो इसको दो तरीका से बोल सकते हैं क्योंकि सब स्मॉल एंगल है, तो थीटा को मान सकते हो tan थीटा। तो थीटा बराबर tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस स्मॉल एंगल के लिए, तो परपेंडिकुलर yn बाई बेस कैपिटल डी, ठीक है। अब yn का फॉर्मूला क्या बताए थे, n लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, स्मॉल डी, और ये वाला d अपने जगह पे है, ये डी कैंसिल हो गया, तो थीटा n क्या आ गया, n लैम्डा बाई स्मॉल डी, कैपिटल डी खाली गायब हो गया, ये फॉर्मूला आ गया। अब कोई पूछे एंगुलर पोजीशन B2 का बताओ, सेकंड ब्राइट फ्रिंज, सेकंड दूसरा ब्राइट फ्रिंज B2, तो यहाँ पे थीटा 2, तो यहाँ 2, तो यहाँ 2। अब खाली वेवलेंथ ऑफ लाइट चाहिए कि कौन कलर यूज कर रहा है। स्मॉल डी दिया रहेगा 1 मिलीमीटर के अबाउट, 1 मिलीमीटर, 1.5 मिलीमीटर, कुछ दिया 1.2 मिलीमीटर, ऐसे कुछ दिया रहेगा, ठीक है, न्यूमेरिकल में। सेकंड हम लोग का हो गया फॉर nth डार्क फ्रिंज। अब इसका डायग्राम बनाने का जरूरत नहीं है क्योंकि तुम लोग समझ चुके हो। डार्क के लिए बस क्या करें, डार्क के लिए बस क्या करेंगे थीटा एन में, कि थीटा एन तो समझ गए, वाई एन बाई डी भी समझ गए। अब बी की जगह डी लिख लो मन में, डार्क ब्राइट की जगह डार्क। अब डार्क का फॉर्मूला आया था n माइनस हाफ लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, और ये वाला कैपिटल डी अपने जगह पे है, तो डी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से थीटा एन n माइनस हाफ लैम्डा बाई स्मॉल डी। समझ में आ रहा होगा। तो कोई बच्चा ऐसे भी याद रख सकता है कि पीछे जो फॉर्मूला आया था हम लोग का n लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी को नीचे फेंक दिए, तो वही परपेंडिकुलर बाई बेस, तो स्मॉल डी को इधर फेंक दिए, तो y बाई कैपिटल डी थीटा हो गया। समझ में आ रहा होगा, तो थीटा हो गया। चलिए थर्ड हम लोग का इसमें है एंगुलर, थर्ड हम लोग का इसमें ये है एंगुलर फ्रिंज विड्थ। सब स्मॉल एंगल है, अब एंगुलर फ्रिंज विड्थ सिर्फ थीटा। अब जो फ्रिंज विड्थ था वो लीनियर फ्रिंज विड्थ था, उसको सिर्फ फ्रिंज विड्थ बोलते हैं, बीटा, तो वो था बीटा, ये है थीटा। तो लीनियर फ्रिंज विड्थ जो पीछे पड़े बीटा, और एंगुलर फ्रिंज विड्थ हो गया थीटा। तो अब यहाँ पे क्या होगा एंगुलर फ्रिंज विड्थ, तो फिर से एक बार डायग्राम से समझा दें कि दो स्लिट है S1 S2, ये सेंट्रल लाइन हो गया, स्क्रीन हो गया। अब मान लेते हैं वही BN और BN+1 समझाए थे ना, और इसके दूरी का हम लोग बीटा निकाल चुके हैं पीछे, इसको सेंटर से घटा घटा के निकाले थे अभी पीछे। अब यहाँ से इसको मिला लो और इसको मिला लो, अब ये जो एंगल आ रहा है यही थीटा है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। दो फ्रिंज विड्थ के बीच का एंगुलर फ्रिंज पोजीशन जो देख रहे हो, ठीक है ना, उसी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देख लो, ये चीज का ये चीज, तो ये है बीटा ये वाला, और ये है थीटा एंगुलर फ्रिंज विड्थ। और सब जानता है कि हम लोग अप्रोक्सीमेटली मान सकते हैं कि ये डी है तो ये डी है, तो ये डी है, ये डी है, सब क्लोज है क्योंकि सारा चीज ओ के बहुत क्लोज है। तो याद रखना यंग अप्रोक्सीमेशन है, ये अगर डी है तो ये डी, तो ये डी, ये डी, सब डी है, क्योंकि ये सब हम बताए थे ना बहुत मिलीमीटर माइक्रोमीटर में होता है सब, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया भाई थीटा, तो पीछे थीटा, तो थीटा हो गया हम लोग का बीटा बाई कैपिटल डी, क्योंकि इसको भी डी माना गया है। तो थीटा इज इक्वल टू बोलते हो ना L बाई आर, कैसे सर्कल में बोलते थे कि कोई छोटा सा आर्क, यहाँ पे आर्क है, ये थीटा, ये L है, ये R है, तो कैसे बोलते थे थीटा इज इक्वल टू L बाई आर। तो उसी को कभी कभी हम लोग बोलते थे छोटा के लिए परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे हम लोग आ गया। अब बीटा क्या पढ़ाए थे जी, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, और ये वाला कैपिटल डी जस्ट के तस कट गया, तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ आ गया लैम्डा बाई डी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पीछे हम लोग पढ़े थे लीनियर फ्रिंज पोजीशन,
एंड फ्रिंज विड्थ, और यहाँ पे एंगुलर फ्रिंज पोजीशन एंड फ्रिंज विड्थ। इससे भी प्रॉब्लम आता है, नोट करो। अब स्टूडेंट्स कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, इस पे किस तरह का न्यूमेरिकल आएगा YDSC पे। पहला जो बहुत फेमस प्रॉब्लम है कि अगर पूरा YDSC का जो सेटअप था स्क्रीन का, डबल स्लिट का, उसको पानी में इमर्ज कर दिया जाए, पानी में प्लेस कर दिया जाए, तो फ्रिंज विड्थ जो बताए थे लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, उस पर क्या असर होगा? तो आंसर है कि और नैरो हो जाएगा और पतला हो जाएगा। जो फ्रिंज विड्थ था, जो पट्टी बना था, वो और पतला पतला होते चल जाएगा अगर पानी में प्लेस कर दिया जाए। तो आइए देखते हैं कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन फ्रिंज विड्थ if the whole YDSC setup is placed in water, अगर वाटर में प्लेस कर दिया जाए तो क्या असर होगा? तो देखो भाई, अभी तुम लोग क्या जानते थे कि फ्रिंज विड्थ है बीटा, अभी पीछे पढ़ाए थे, उसका फॉर्मूला था लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। अब हम क्या बताए थे, अगर पानी में जाता है तो वेवलेंथ जो है ना म्यू टाइम्स डिक्रीज कर जाता है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। याद करो, ये समझाए थे रिफ्रैक्शन में समझाए थे कि लाइट ऐसे आ रहा है तो वेवलेंथ अभी बड़ा है लाइट का, लेकिन जैसे ही पानी में जाएगा वेवलेंथ कम हो जाएगा, तो वेवलेंथ कितना हो जाएगा भाई? तो पहले का जो हवा में वेवलेंथ था डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे मान लो एयर या वैक्यूम है तो यहाँ पे लैम्डा बाई म्यू हो जाता है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो कभी भी कोई लाइट एयर से या वैक्यूम से किसी मीडियम में जाता है तो उसका वेवलेंथ कम हो जाता है। ये डायग्राम से समझा चुके हम। कितना टाइम्स कम हो जाता है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टाइम्स कम हो जाता है। तो यहाँ पे देखना, न्यू फ्रिंज विड्थ इन वाटर इज, अब नया जो फ्रिंज विड्थ है वाटर में लैम्डा डैश, तो देखो वाटर में जब डालोगे सेटअप को तो कैपिटल डी थोड़ी चेंज करेगा, वो तो डिस्टेंस है, स्मॉल डी भी नहीं चेंज करेगा, तो ये दोनों जस के तस रहेगा, लेकिन लैम्डा बदल जाएगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट बदल जाएगा। कितना टाइम्स बदल जाएगा? तो म्यू टाइम्स बदल जाएगा पहले से। तो पहले अगर लैम्डा था तो अब लैम्डा बाई म्यू हो जाएगा। ये दोनों अपनी जगह पे। अब लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी को लिख सकते हैं बीटा, तो देखो तो ऐसे लिख सकते हैं, नया फ्रिंज विड्थ, पुराना फ्रिंज विड्थ डिवाइडेड बाई वेवलेंथ, सॉरी डिवाइडेड बाई म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, वेयर क्या है, वेयर म्यू जो है क्या चाहिए भाई? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अगर वैल्यू बोलेगा तो सब जानता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3 भी होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से बड़ा होता है। तो कॉमन सेंस से बीटा डैश छोटा आएगा ना, पहले से फ्रिंज विड्थ नैरो हो गया ना, तो यहाँ पे हेंस द फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेस, द फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेस। समझ में आ रहा होगा? तो पहले फ्रिंज विड्थ था लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, पानी में गया तो कैपिटल डी स्मॉल डी पे कोई असर नहीं होगा, वेवलेंथ बदल गया। वेवलेंथ कितना बदल गया? लैम्डा बाई म्यू। तो यहाँ पे रिजल्ट हम लोग कहा गया म्यू टाइम्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टाइम्स जो फ्रिंज विड्थ है और छोटा हो गया, क्योंकि म्यू तो हमेशा 1 से बड़ा होता है। तो आंसर यहाँ पे हमेशा छोटा आ जाएगा बीटा से, बीटा डैश। चलो इसको नोट करो। एक क्वेश्चन और है, जैसे कि बहुत सिंपल, मैंने इसको नोट करो, इस यहीं पे बता देते। देखो यहाँ पे बता देते हैं, ये तो हो गया। देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 7th नंबर, एनसीईआरटी का 7th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ना कि एंगुलर फ्रिंज विड्थ दिया हुआ है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ दिया हुआ है 0.2 डिग्री, और अभी हम तुमको पीछे पढ़ाए थे कि एंगुलर फ्रिंज विड्थ होता है लैम्डा बाई स्मॉल डी। देखो कॉपी 0.2 डिग्री दिया हुआ। अब बोल रहा है ना कि एंगुलर फ्रिंज विड्थ इन YDSC इज 0.2 डिग्री। व्हाट इज द न्यू एंगुलर फ्रिंज विड्थ इफ द YDSC सेटअप इज प्लेस्ड इन वाटर? समझ में आ रहा होगा। फिर वही क्वेश्चन, यहाँ फ्रिंज विड्थ, वहां एंगुलर फ्रिंज विड्थ। तो सब बच्चा समझ गया कि द न्यू एंगुलर फ्रिंज विड्थ, न्यू एंगुलर फ्रिंज विड्थ
इज, अब नया जो थीटा डैश मान लेते हैं, तो बताओ थीटा डैश क्या होगा, लैम्डा बाई कैपिटल डी, डी तो नहीं बदलेगा, स्मॉल डी सॉरी, लैम्डा बाई स्मॉल डी, तो अब डी तो नहीं बदलेगा लेकिन वेवलेंथ बदल जाएगा, क्योंकि वाटर में जाएगा तो लाइट का वेवलेंथ डिक्रीज करेगा, कितना टाइम्स, म्यू टाइम्स, तो यहाँ पे हम लोग का म्यू से डिवाइड हो जाएगा, तो अब लैम्डा बाई डी तो हम लोग का 0.2 डिग्री दिया हुआ है, और वाटर का म्यू अभी बताए थे 4/3, 4/3, 3 ऊपर गया 0.632 जा, ठीक है 3 2 जा 6, और ये हो गया 4, तो यहाँ पे 0.15 डिग्री, मतलब पहले था 0.2 डिग्री, अब कम हो गया, अब 0.15 डिग्री हो गया, मतलब कि एंगुलर फ्रिंज विड्थ भी छोटा हो गया, क्योंकि फ्रिंज विड्थ भी म्यू टाइम्स डिक्रीज कर गया, और देख रहे हो कि एंगुलर फ्रिंज विड्थ भी थीटा, इसको अच्छा से लिखोगे तो यही ना हो गया, थीटा बाई म्यू, समझ में आ रहा होगा, तो वही हो गया, ये बीटा बाई म्यू हो गया, वो थीटा बाई म्यू हो गया, तो वेरी इजी प्रॉब्लम, नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनरल क्वेश्चन, अब इस तरह का, अब जैसे जनरल क्वेश्चन एक करके दिखा देते हैं, देखिए जैसे कि मान लो बोल दे कि भाई इन YDSE यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट तुमको लैम्डा दे दे, मान लो रेड कलर 700 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर या 7000 एंगस्ट्रॉम में भी दे सकता है, तो नैनोमीटर माने क्या 10 टू द पावर -9, लेकिन एंगस्ट्रॉम में दे देगा तो 10 टू द पावर -10 मीटर, तो चलो मान लो 7000 एंगस्ट्रॉम रेड कलर का यूज कर रहा है, और कैपिटल डी दिया हुआ है 1 मीटर, स्मॉल डी दिया हुआ है मान लो 1 मिलीमीटर, और क्वेश्चन है फाइंड करो पहला थर्ड पोजीशन ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज, पोजीशन ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज, फिर मान लो बोल दे पोजीशन ऑफ सेकेंड डार्क फ्रिंज, मान लो क्वेश्चन है पोजीशन ऑफ सेकेंड डार्क फ्रिंज, और फिर थर्ड बोल दे फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ, देखो आसानी से बस फॉर्मूला पे रखना है, बस एक बार हम बना के दिखा दे रहे हैं। चलो भाई पहले ब्राइट का, तो ब्राइट का पीछे फॉर्मूला पढ़ाए थे n लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, अब यहाँ पे क्या है भाई, तो थर्ड है, तो n के जगह 3 रखेंगे, तो यहाँ पे भी 3, चलो अब वैल्यू को पुट करो 3, लैम्डा कितना है 7000 एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करो तो 10 टू द पावर -10 मीटर, यही सब सीखो। अब कैपिटल डी कितना है तो 1 मीटर, और स्मॉल डी मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, तो 1 तो है मिलीमीटर, 10 टू द पावर -3 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम लोग का हो गया, ध्यान से देखोगे तो ये भी ऊपर चला गया, तो यहाँ पे 7 3 जा, फिर 1 2 3 ई भी ऊपर चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे 10 टू द पावर 3 पहले इसका लिखे, फिर उसका ऊपर गया, तो फिर 10 टू द पावर 3, और ये 10 टू द पावर -10, तो देखो तो जरा 3 3 6, तो किसको किसको दिख रहा है यहाँ पे 21 इंटू 6, और ये हो गया 10 टू द पावर -4, एक जीरो को नीचे अगर यूज किए तो ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो तो 2.1 10 टू द पावर -3 मीटर, या फिर 2.1 मिलीमीटर, कैलकुलेशन चेक कर लेना। तो यहाँ पे 2.1 मिलीमीटर ऊपर तुम्हारा थर्ड ब्राइट फ्रिंज बना होगा, ठीक है। तो एक बार कैलकुलेशन देख लो, 6 हो गया -4, फिर एक जीरो नीचे लेगा, उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिए, सब सही है। अब उसी प्रकार से सेकेंड में क्या बोला डार्क के लिए, तो डार्क के लिए तुम लोग को पता था n-12 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, अब यहाँ पे कौन है भाई, तो सेकेंड डार्क, तो n के जगह 2 रखेंगे, तो 2 - ½ 1.5 3/2, 2 में से आ गया लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, अब चलो 3, ठीक है। अब 7000 एंगस्ट्रॉम कैपिटल डी 1 मीटर, और यहाँ पे 2, और ये हो गया 1 मिलीमीटर, तो फिर से वही हो गया हम लोग का, समझ में आ रहा होगा, फिर से वैसा ही कुछ आ रहा है, 7 और 21/2, ठीक है। और ये तो हो गया, फिर ये 3 जीरो अपने जगह पे, ये ऊपर गया तो +6 हो जाएगा, 10 टू द पावर -10, क्लियर।
देख लो, तो इसको जब हम लोग काटेंगे तो कितना आ रहा है, 2 वन जा 2, 10.5, ठीक है, इंटू 10⁻⁻⁴, फिर वही एक डेसिमल करेंगे तो 1.05, ठीक है। इतना आ गया आपका क्या चीज में, मिलीमीटर में, क्योंकि वही ना हो गया 1.05, इसको डेसिमल किए इंटू 10⁻³ मीटर, जिसको मिलीमीटर में भी लिख सकते हैं। तो ऐसे आपका आ गया, क्लियर। चलिए इसको नोट कीजिए। और उधर फ्रिंज विड्थ तो अपने निकाल सकते थे, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी फ्रिंज विड्थ। तीसरा है भाई फ्रिंज विड्थ बीटा लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। अब लैम्डा कितना है तो 7000 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 लैम D1 1 मिलीमीटर। तो इस 7 को छोड़ दो, 3 और 3 6, फिर 10 -4 मीटर, इसी को लिख सकते हैं 0.7 मिलीमीटर, चेक कर लेना। तो 0.7 मिलीमीटर आ गया आपका फ्रिंज का विड्थ, ठीक है। तो इसको कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, बस फॉर्मूला पे बस क्या करना है, पुट करना है इसको, और ऐसे बन जाता है, नोट कर। चलिए, तो इस बहुत ही आसान होता है, सीधे पुट करना रहता है, और इस तरह क्वेश्चन बहुत आता है। देखिए एक क्वेश्चन है, ऐसे ही बता देते हैं कि भाई अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट के जगह पे अगर व्हाइट लाइट यूज किया जाए, व्हाइट लाइट, तो फ्रिंज पे क्या असर होगा। देखो एक क्वेश्चन है, जैसे वाटर में तो बता दिए कि क्या होगा, तो फ्रिंज विड्थ नैरो हो जाएगा। अब बोल रहा है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन फ्रिंजेस in YDSE if the monochromatic light is replaced, हटा दिया जाए, रिप्लेस कर दिया, replaced by white light। if monochromatic light is replaced by white light, तो देखो उसमें क्या होता है, 1 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये भी आते रहता है कि अगर जो मोनोक्रोमेटिक, तो मोनोक्रोमेटिक क्या होता है, सिंगल कलर, तो लैम्डा फिक्स होता है। तो हम लोग लैम्डा आराम से रखिए, एक कलर के लिए लैम्डा न्यूमेरिकल में रख के कैलकुलेट कर लेते हैं। लैम्डा एक पर्टिकुलर दिया रहता है, मोनोक्रोमेटिक एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का। और सब जानता है कि व्हाइट लाइट में भाई 7 कलर होता है वेव की ओर, अलग अलग वेवलेंथ होता है, ढेर सारा वेवलेंथ होता है। तो देखो होता क्या है ना, यहाँ पे कलरफुल फ्रिंज बनेगा। तुम सोच रहे हो, एकदम सही सोच रहे हो तुम, कि जब व्हाइट लाइट यूज करेंगे, डिस्पर्सन टाइप का प्रोसेस समझ में आ रहा होगा, तो होता क्या चाहिए व्हाइट लाइट में, सेंटर पे जो बनता है व्हाइट बनता है, सेंटर पे जो ब्राइट फ्रिंज बना था ये व्हाइट बनता है। फिर उसके थोड़ा सा वो कॉमन सेंस है कि यहाँ पे अब डार्क होना चाहिए, लेकिन डार्क नहीं होता है। जैसे क्या बताए थे पहले, सेंटर पे ब्राइट होता है, फिर उसका डार्क बोले थे ना, लेकिन अब डार्क नहीं होता है। व्हाइट के बाद रेड, उसके बाद फॉलोड बाई करते 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 ब्लू, ऐसे बनता है। और उसके बाद तुम्हारा जो फ्रिंजेस बनेगा, फिर हल्का डार्क बनेगा, फिर ब्राइट बनेगा, उस सब का विड्थ वैरी करता है। पहले क्या बताया था कि बीटा बराबर होता है, तो सब वैरिंग विड्थ का कलरफुल फ्रिंजेस बनता है। सेंटर पे व्हाइट होता है, बाकी सब कलरफुल फ्रिंजेस होता है, और विड्थ भी सबका वैरिंग होता है। तो ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है कि सेंटर पे व्हाइट फॉलोड बाई, देखो मेरी तरह बोलो, सेंट्रल फ्रिंज इज व्हाइट फॉलोड बाई रेड, ठीक है ना, एंड ब्लू फ्रिंजेस। तो क्या बोल रहा है भाई, देखते हैं कि
if monochromatic source is replaced by white light. So if monochromatic source is replaced by white light, then the fringes formed are faint मतलब एकदम फीका dull, वही मतलब है, अब गाढ़ा नहीं होता है भाई, faint, dull and of varying width, अलग अलग चौड़ाई का होता है width. तो white light, तो if monochromatic source is replaced by white light, then fringes formed are dull, faint and of varying width. The central maximum मतलब कि वही सेंटर पे is white, followed by red, वही रेड के बाद चलते जाएगा जो विबग्योर था, रेड एंड ब्लू फ्रिंजेस, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है. आफ्टर सच फ्यू फ्रिंजेस नो क्लियर फ्रिंज पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड. आफ्टर सच few fringes